हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम मीटर ब्रिज पढ़े थे। तो मीटर ब्रिज ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम पढ़ चुके थे और इस मीटर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और इसमें इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे। अब हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है हमें। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो ये सेल लगाया मैंने, एक सर्किट बनाती है, ये सेल है और ये स्विच है। तो स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है, या बीच में यदि डॉट लिखते हैं ना, या यदि बीच में हम डॉट लिखते हैं तो वह क्लोज सर्किट माना जाता है, माने स्विच ऑन है। या स्विच ऑफ है माने सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, सेल यूज में नहीं है। सेल यूज में नहीं है तो ऐसे इस समय सेल का जो पोटेंशियल होता है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहेंगे हम, कि जब सेल यूज में नहीं है, सेल से करंट नहीं ली जा रही है, माने स्विच ऑफ है या ऑफ का सिंबल है, तो इस समय सेल का जो यह पोटेंशियल होता है तो वह पोटेंशियल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। जैसे ये देखो, ये सेल है और ये स्विच है, तो स्विच मैंने इधर डॉट लिखता हूँ तो वो ऑन कहलाता है। और डॉट नहीं लिखा, इसका मतलब समझना है कि ये स्विच ऑफ है, माने ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट किसे कहते हैं, जब हम सेल से कोई करंट नहीं लेते, सेल यूज में नहीं है, तो ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो इस समय क्या बताया मैंने कि सेल जब यूज में नहीं है तब सेल का पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, जिसे ईएमएफ कहते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। उसके बाद है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके पहले पढ़े हैं। तो अब इसका अपोज उल्टा क्या है, अब सेल से करंट ली जा रही है, माने स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, इसका मतलब सेल से करंट फ्लो हो रही है। तो सेल से करंट फ्लो हो रही है माने सेल यूज में है, तो उस समय सेल का जो पोटेंशियल होता है वो टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। माने सेल से करंट ली जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस, सेल से करंट नहीं ली जाती है तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल यूज में नहीं है, यूज में नहीं है माने इसका मतलब क्या होता है कि सेल से करंट फ्लो नहीं हो रही है, सेल यूज में नहीं है, तो उस समय सेल का जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल यूज में है, सेल यूज में है, या इसका मतलब बताओ स्विच ऑन है, सेल यूज में माने सेल से करंट फ्लो हो रही है, तो उस समय सेल का जो पोटेंशियल होता है वो टीपीडी, जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पढ़ना है हमें सेल। तो सेल आपने सभी ने देखा है। तो ये क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल में कई सारे केमिकल होते हैं, तो वह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब हमें पढ़ना है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और ये व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ना है हमें, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कब बढ़ता है कब कम होता है, माने किस फैक्टर का इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमें लिखना है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि सेल से जब करंट ली जाती है तो उस समय सेल का पोटेंशियल जो होता है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि सब सेल से करंट ली जाती है, सेल यूज में है, तो उस समय करंट फ्लो होने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, बाधा आती है, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। माने सेल में करंट फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, बाधा आती है, वह बाधा ऑब्स्ट्रक्शन इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है, और जिसे स्मॉल आर से डिफाइन किया जाता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल व्हेन इट इज इन यूज एंड रिप्रेजेंटेड बाय आर। माने सेल जब यूज में, सेल से करंट फ्लो हो रही है, तब उस सेल में से करंट फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर लिखते हैं। अब ये जो सेल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है,
इस इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ कनेक्ट करते हैं हम, तो सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सेल है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है तब सेल बनता है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। अब इसके फैक्टर्स कौन से हैं? सेल में जानते हो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्टर क्या है? इन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को कम करते या ज़्यादा करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है, हमें पढ़ना है। तो क्या लिखा मैंने? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस कम करते हैं तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। उसके बाद है इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है, इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है उस एरिया पर किस प्रकार डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है वो एरिया जितना कम करेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, और जितना बढ़ाएंगे एरिया को इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। माने एरिया को कम करते तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इस प्रकार एरिया का, इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है इससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माने सेल के अंदर जो केमिकल होता है ना, केमिकल, कई सारे केमिकल होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है तो वो सॉल्यूशन का किस प्रकार इंटरनल रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है। तो लिखा है हमने, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज। माने सॉल्यूशन का यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आयन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। माने जो टेम्परेचर होता है सॉल्यूशन का वह इंक्रीज होने पर, वह इंक्रीज यदि होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर यदि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वह यदि डिक्रीज होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? सेल का ये हमें ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसमें क्या रिलेशन है बताना है, या इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, या हमें प्रूफ करना है इंटरनल रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन होता है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई बाई वी माइनस 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल से करंट फ्लो हो रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में, ये सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये आपका सेल है। तो इस आर के लिए हमें फार्मूला प्रूव करना है, कैपिटल आर इंटू ई बाई वी माइनस 1। तो फार्मूला, इसका लेबलिंग लिखेंगे हम पहले, लेबलिंग, लेट EMF of a cell is capital E and
internal resistance is smaller and external resistance is capital R, then total resistance सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, विल इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस कैपिटल आर होगा। अब हम पढ़े ओम्स लॉ पढ़े हम, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। तो I इज इक्वल टू V बाय आर माने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अब डेरिवेशन पढ़ना है हमें, डेरिवेशन ऑफ फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ना है। फार्मूले का डेरिवेशन क्या होगा, सेल से कितनी करंट ली जा सकती है, करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल से कितनी करंट ले सकते हैं हम, तो सेल से ली जाने वाली करंट I इज इक्वल टू, तो EMF ऑफ अ सेल का EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस मैंने करंट का फार्मूला होता है, क्या बताया मैंने, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर होता है। तो EMF मैंने आपको बताया कि सेल यूज में नहीं है, तब सेल यूज में नहीं है तब सेल का जो पोटेंशियल होता है वह EMF कहलाता है। तो सेल का EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस माने क्या होगा, I इज इक्वल टू EMF कितना है सेल का बताया मैंने E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसी इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूं मैं। उसके बाद जब करंट I is passing through the resistance, when current I is passing through the resistance, जब सेल से I करंट फ्लो होती है रेजिस्टेंस में से I करंट फ्लो हो रही है कैपिटल R, इस कैपिटल R में करंट I फ्लो हो रही है, तब देन प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस is given by ओम्स लॉ। क्या लिखा हमने इसके पहले, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इसमें से I करंट जब फ्लो होती है तब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो कितना प्रोड्यूस होता है ये हमें मालूम है, ओम्स लॉ से मालूम करेंगे हम बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है बताया मैंने अभी, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू आर आई।
तो I इज इक्वल टू कितना, I इज इक्वल टू V बाय आर। क्या बताया मैंने, पहले तो हमने लिखा कि सेल से कितनी करंट ली जाती है, सेल यूज में नहीं है, तो हमने लिखा कि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसके पहले हमने बताया था, तो टोटल ईएमएफ ये था सेल का, अपॉन में रेजिस्टेंस टोटल कितना था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, आर प्लस आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो उसे इक्वेशन फर्स्ट लिखा था हमने। अब सेल से आई करंट फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, तो कितना प्रोड्यूस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ से मालूम करते वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी पोटेंशियल डिफरेंस है ये, वी इज इक्वल टू आर आई, तो आई इज इक्वल टू आर का ट्रांसफर होगा वी बाय आर, इज इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बताया था मैंने, आई इज इक्वल टू ए बाय आर प्लस आर, आई, और यहाँ क्या बताया, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अब दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी। तो पहले इक्वेशन की राइट हैंड साइड है ए बाय आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड वी बाय आर, नहीं लेफ्ट हैंड साइड यदि सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस v का मल्टीप्लाई, v का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, r प्लस आर से, इज इक्वल टू ई का r से मल्टीप्लाई करेंगे, v इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू ई आर, तो v का ट्रांसफर कर दो, v इंटू में है तो r प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू ई आर अपॉन में v का ट्रांसफर, मल्टीप्लाई में डिवाइड में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना है, स्मॉल आर मालूम करना है, तो कैपिटल आर का ट्रांसफर कर लो, तो क्या होगा ई आर बाई वी प्लस आर है, तो इधर क्या होगा माइनस आर, तो आर इज इक्वल टू, आर कॉमन ले लो, आर कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ पर ई बाई वी माइनस आर कॉमन लिया 1 आएगा। तो ये था आपका सेल का ईएमएफ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और आर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसमें रिलेशन है ये। या कभी कभी आपको पूछा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए डेरिवेशन प्रूव कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे हम अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द internal resistance of a cell। जब आप डेरिवेशन प्रूव करते तो डेरिवेशन किसका है ये आपको लिखना है, इस पर आपको हाफ नंबर दिया जाता है। तो ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी पढ़े हम ईएमएफ क्या है, टीपीडी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या बताया था मैंने कि जब सेल से कोई करंट नहीं ली जाती है, जब सेल से कोई करंट नहीं ली जाती है तब सेल का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। सेल से यानी सेल यूज में नहीं है, सेल यूज में नहीं है तब सेल का जो पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ कहलाता है। जब सेल यूज में है माने करंट ली जाती है सेल से, तब उसके सेल के पोटेंशियल को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद सेल किससे कहते हैं बताया था मैंने कि ये ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि जब सेल यूज में है, सेल से करंट ली जाती है, तब सेल में से करंट फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, बाधा आती है, उससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिससे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका सेल बन जाता है। तो सेल अकेला नहीं होता है, सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब फैक्टर कौन कौन से इसके फैक्टर मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स।
मैंने दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रोड के बीच का तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड का जो एरिया, तो इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है उसके प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, माने आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो सेल के अंदर सॉल्यूशन होता है तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला प्रूव करना था, फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, तो ये फार्मूला होता है R = कैपिटल R इंटू E/V-1। तो ये सेल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल है, इससे करंट आ रही है, इसमें से फ्लो हो रही है, तो सेल का EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो करंट कितनी फ्लो होगी, तो टोटल EMF जो होगा सेल का, EMF ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो E/r प्लस कैपिटल R। अब मुझे बताओ कि सेल से जब आई करंट फ्लो होती है, सेल से आई करंट फ्लो हो रही है किसमें से, कैपिटल R माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से, तब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, कितना होगा, तो ओम्स लॉ हमें मालूम है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, तो V = R है, तो I = V/R। तो दोनों इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, आई है, तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो V × R + R = E × R, तो V का ट्रांसफर करो तो अपॉन में आएगा V। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R मालूम करना है तो ये इस कैपिटल R का ट्रांसफर कर दो, तो R = कैपिटल R कॉमन ले लो, तो E/V-1। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन था। ठीक है, इतना नोट डाउन करना है आपको कॉपी में। ओके।